हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस की धारा 80 जो दहेज मृत्यु से संबंधित है तथा इसी में धारा में सजा का प्रावधान भी है। उस सजा के प्रावधान को समझेंगे, कितनी सजा इसमें दी गई है। और दहेज हत्या एक ऐसा अपराध है जो एक घर के अंतर्गत होता है, जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी व्यक्ति के लिए, और उसी घर के अंतर्गत दहेज हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है पुलिस को कि उसमें गवाह नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार एक दूसरे से कनेक्ट होता है और एक दूसरे के प्रति परिवार वाले बयान नहीं देते हैं। मान लो एक महिला की मृत्यु हो जाती है, दहेज हत्या हो जाती है, तो उसके क्या परिवार वाले, उसके ससुराली जन क्या अपनों के विरुद्ध कोई भी गवाही दे सकते हैं? तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें दहेज हत्या में। कन्विक्शन रेट इसका बड़ा कम है। 2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6,450 दहेज हत्या के मामले पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2,222 मामले पंजीकृत किए गए तथा बिहार के अंतर्गत 1,000 मामले पंजीकृत किए गए। तो इसका मतलब कितना हो गया? 3,222 मामले हो गए 6,450 में से, लगभग टोटल का 50% हो गया। अब दहेज हत्या के संबंध में कन्विक्शन जो रेट है वो बड़ा कम है, 33% कन्विक्शन रेट है। और जो 498 ए हुआ करती थी, 498 ए जो हिंसा से संबंधित थी, क्रूरता से संबंधित थी, इसमें 18% ही कन्विक्शन रेट है। इतना कम कन्विक्शन रेट है। जो 498 ए है ये धारा 85 और 86 के अंतर्गत आ गई है बीएनएस में। तो इसी कारण से आज हमको इसको धारा को समझने की आवश्यकता है कि दहेज हत्या आखिर क्या है, कब इसके तत्व पूरे हो जाते हैं, कब समझा जाता है कि दहेज हत्या हुई है। दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व समझेंगे। इसके 4 आवश्यक तत्व हैं। स्त्री की मृत्यु किससे होनी चाहिए? दाह से, मतलब कि अग्नि द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा या असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए उसकी मृत्यु। पहली कंडीशन ये आ गई। ये प्रूव करना पड़ेगा किसको? अभियोजन को। इसके अलावा और क्या है? उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए। कितना? 7 वर्षों के भीतर उसकी मृत्यु होनी चाहिए विवाह के। तीसरी कंडीशन क्या आ गई? पति या उसके किसी नातेदार द्वारा, नातेदार से संबंधित उसके माता पिता या उसके भाई बहन, तो वो हो सकती हैं, द्वारा स्त्री के साथ दहेज की मांग हेतु, दहेज की मांग हेतु या संबंध में, दहेज के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार या उत्पीड़न किया हो। चौथी कंडीशन क्या आ गई? स्त्री के साथ क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व होना चाहिए। मृत्यु से ठीक पूर्व उत्पीड़न हुआ चाहिए। उसमें ये मृत्यु से ठीक पूर्व का भी एक केस लो आया था, उस केस लो को भी समझेंगे। मृत्यु से ठीक पूर्व क्या किसी को प्रताड़ित किया जाता है तभी दहेज हत्या लगती है, या बाद में भी लग सकती है, इसको भी समझेंगे। तो ये आवश्यक तत्व थे दहेज हत्या के संबंध में। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब उदाहरण के लिए एक केस लो है, पार्वती देवी बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ये 2022 का है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जो मृतका की सास और उसके पति दोनों मृतका को परेशान करते थे दहेज के संबंध में। उसको उत्पीड़न किया जा रहा था, इससे क्षुब्ध होकर के वो महिला घर से चली जाती है और गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद में शादी के जो 7 वर्ष के अंदर ही उसकी असामान्य मृत्यु हो गई और उसका शव कुएं के अंदर मिला था। तो क्या हो गया? असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पाया कि उसके जो सास थी उसकी मृतका की, उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य दहेज की मांग जैसा या प्रताड़ना जैसा नहीं पाया, परंतु उसके पति को दहेज मृत्यु का दंड दिया गया था। तो ये केस लो है। जो असामान्य परिस्थितियों के बारे में मैंने इसको बताया है क्योंकि इसमें वो महिला गायब हुई थी, डायरेक्ट संबंध कोई नहीं था कि उसके पति द्वारा उसको मारा गया था, परंतु उसके असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और दहेज के लिए उसे उत्पीड़न किया जाता था। इसी से क्षुब्ध होकर के वो घर से गायब हुई थी। तो ये केस लो है। अब हम समझेंगे जो धारा 80 बीएनएस के अंतर्गत सजा का प्रावधान क्या है। सजा दी गई है इसके अंतर्गत 7 वर्ष से आजीवन कारावास, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 80 बीएनएस की उपधारा 2 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो क्या दहेज हत्या के अलावा उस पर हत्या का दंड भी उसे दिया जा सकता है। तो इसमें एक केस लो है, राजवीर बनाम हरियाणा राज्य, 2011 का मामला सुप्रीम कोर्ट का। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं कि घटना क्या घटित हुई थी। राजवीर द्वारा अपनी पत्नी सुनीता को विवाह के
6 माह के अंदर गला दबा करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके साथ मारपीट भी की गई थी, तो उसमें काफी चोटें भी आई थी। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिया गया था, उसके 5 चोटें थी इस तरह की, और गला दबा करके उसकी मृत्यु होना पाया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। अब इसमें क्या था कि मेन बात क्या थी इसमें? मेन बात ये थी कि जो सेशन न्यायालय द्वारा उसको दंडित किया गया था, सेशन न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बाद में उसको उलट करके पंजाब एंड हरियाणा राज्य ने सजा को कितना कर दिया? 10 वर्ष कर दिया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेशन न्यायालय की सजा को बरकरार रखा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही उसमें गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन क्या जारी की कि सभी उच्च न्यायालयों के जो महापंजीयक होते हैं या पंजीयक, उनको निर्देश दिए कि जो विचारण न्यायालय हैं, विचारण न्यायालय वो दहेज हत्या के साथ साथ उसमें हत्या के दंड की भी धारा लगा करके विचारण करें। इस तरह का इसमें दिया गया था। पहले धारा 302 हत्या के संबंध में हुआ करती थी और 304 भी आईपीसी दहेज हत्या से संबंधित थी। अब कितना हो गया है? अब इसकी जगह पर हो गई है 80 बीएनएस हो गई है, और 302 की जगह पर अब कितना हो गया है? 103 1 बीएनएस। तो ये केस लॉ, इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम समझेंगे कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व, मतलब मृत्यु से कुछ समय पूर्व का मतलब क्या है? क्या मृत्यु से कुछ समय पूर्व का मतलब यह है कि महिला को मृत्यु से जस्ट पहले प्रताड़ित किया गया था, कि घंटे 2 घंटे पहले प्रताड़ित किया गया हो, या हो सकता है कि 1 दिन पहले प्रताड़ित किया गया हो? क्या मृत्यु से कुछ समय पूर्व का मतलब यह है? ऐसा नहीं है। इसके संबंध में ये केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया था। ये केस लॉ है सुरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 का मामला है। इसमें समझाया गया था कि कुछ समय पूर्व का मतलब 2 शब्दों से बताया गया, सून बिफोर, सून बिफोर, और एक दूसरा शब्द है इमीडिएटली बिफोर। इसका मतलब क्या है? सून बिफोर का मतलब होता है, मतलब ये तत्काल पहले, और इसका मतलब क्या है? तत्काल पहले। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या? इमीडिएटली बिफोर में है कि घटना के, इमीडिएटली बिफोर का मतलब है घटना के, मतलब उसकी मृत्यु के और उसके प्रताड़ित करने के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन सून बिफोर का मतलब यह है कि उन दोनों में आपस में एक संबंध होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, उसकी मृत्यु दहेज से संबंधित प्रताड़ना के द्वारा होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया सून बिफोर का। उनमें आपस में वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि उसके द्वारा प्रताड़ना की वजह से उसने या तो आत्महत्या की है या उसे दहेज के लिए मारा गया है। अब सजा कैसे कैसे मिलेगी? सजा मिलेगी अगर उसके द्वारा दहेज के लिए मांग की गई, पति द्वारा या उसके किसी नातेदार द्वारा गई मांग करने के उपरांत पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर ली गई, तो सजा मिलेगी 80 की। लेकिन अगर उसको मारा गया है दहेज के लिए, पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई है, तो दहेज हत्या के अलावा उसको हत्या की भी सजा मिलेगी। ये सून बिफोर का मतलब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं आप इसका। अब एक ये बड़ा अच्छा केस लॉ है, लिक्ष्मा देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1988 का मामला है। तो एक बार इसको समझते हैं कि लिक्ष्मा देवी का क्या मामला था। ये लिक्ष्मा देवी थी, इनकी जो पुत्र वधू थी पुष्पा, वो बड़ा ही गरीब परिवार से थी। फिर भी उसको लिक्ष्मा देवी द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता था तथा उसका क्रूरता की जाती थी, मारपीट की जाती थी। एक दिन पुष्पा देवी बर्तन साफ कर रही थी, तो उसकी सास लिक्ष्मा देवी ने उसको भगोना फेंक करके मारा उसने। कुछ समय बाद पड़ोसी देखते हैं कि उसके घर से आग की लपटें उठ रही थी। लपटें देख करके पड़ोसी दौड़ करके उसके घर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर देख रहे थे कि लिक्ष्मा देवी पास में खड़ी हुई थी और किचन का जो दरवाजा है वो बंद था, और उसके अंदर पुष्पा देवी जो उसकी पुत्र वधू थी वो जल रही थी। अब पड़ोसी गेट तोड़ करके पुष्पा देवी को बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद में डॉक्टर को पुष्पा देवी द्वारा बयान दिया जाता है कि मेरी सास ने मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाई है।
ये बयान दिया गया। इसकी पुष्टि पुष्पा देवी पुणे पुलिस अधिकारी से करती है 2 गवाहों के समक्ष। इतना सब कुछ होने के बाद में भी सेशन न्यायालय जयपुर द्वारा सास को दोष मुक्त कर दिया लिच्छिमा देवी को, लेकिन राज्य पहुंच गया हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट पहुंच गया तो हाई कोर्ट ने लिच्छिमा देवी को मृत्यु दंड की सजा दी और फिर लिच्छिमा देवी अपील में उच्चतम न्यायालय पहुंच गई और उच्चतम न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए उसको लिच्छिमा देवी को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। तो इसको फांसी की सजा हुई थी लिच्छिमा देवी को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस लो है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी उसको दोष मुक्त सेशन न्यायालय द्वारा कर दिया गया था। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये थी हमारी धारा 80 BNS दहेज मृत्यु। अगर धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।